हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सन 2022 में आया हुआ साइंस का पेपर सेट फर्स्ट। ठीक है, 10th क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास सन 2022 824 बीजे। इसका खंड का सॉल्व कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। खंड खा सॉल्व करेंगे आज इस पेपर का। बेटा ये खंड का सॉल्व कर चुके हैं हम, वीडियो देख लेना प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, खंड खा सॉल्व करेंगे। खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी दिखाएंगे अभी आपको, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है बेटा। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, तो ये है जिंक। ठीक है, तो इस सबके सोल्यूशन हमने एक कॉपी पर कर रखे हैं, तो बेटा आप सोल्यूशन देख लीजिए और ये क्वेश्चन भी उस पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो देखो ये सोल्यूशन रहा। तो देखेंगे बेटा वायु के सापेक्ष, अच्छा ये भौतिक विज्ञान का है, आपको केमिस्ट्री दिखाना है कि भौतिक का आपको करा चुके हैं सॉल्व पूरा पिछले लेक्चर में। तो केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाए। कहाँ गया केमिस्ट्री? ये रहा केमिस्ट्री का। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान है 7। अम्ल से हाइड्रोजन गैस हटाने वाली धातु है जिंक, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो जिंक का स्थान है वो हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, इसी कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। देखो बेटा हम जानते हैं कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी है उसमें जो धातुएं, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं वे सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है ना। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो बेटा प्रोपेन में मतलब मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन आएंगे तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन आ लिए हमने। ठीक है, और संयोजकता नहीं कंप्लीट कर दो बेटा। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूँ कि ये कैसे मैंने किया है, देखेंगे जरा। देखो प्रोपेन का नाम लिखना है ना हमारी, प्रोपेन। तो प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन आएंगे। ठीक है, और सभी में एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो सभी में सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब इनमें हाइड्रोजन फिट कर दो बेटा। तो कार्बन संख्या 4 होती है, तो एक तो ये हुई 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, अब देखो इसकी 1 और 2 3 4, इसकी देखो 1 तो ये है ही है, 2 3 4, सभी में H फिट कर दो। तो हमने सभी में H लगा दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं, अब देखो CH3 फिर इसको लिख सकते हैं CH2 उसके बाद CH3, ये एक फार्मूला बन गया बेटा। ठीक है, और इसको अगर और शॉर्ट करना चाहो तो C कितने हैं? 1 2 3 C हैं, तो बेटा C3। H कितने हैं बेटा? 3 3 6 और 2 8, C3H8, ये बन गया आपका। तो C3H8 ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव। समझ में आई बात आप लोगों के? ठीक है ना, क्लियर हो चुका होगा। वैसे मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी लिख रखा था। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम बताओ। भैया 2 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो IUPAC नाम देखते हैं कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आखिर। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो लिखा हुआ है बेटा ये है ना। इसमें देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या काउंट करो जरा। देखो यहाँ पे जो कार्बन संख्या है, देखो 1 2 3 4 है। 4 के लिए क्या बोलते हैं? देखो इसको बोलते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 के लिए बोलते हैं ब्यूट। ये हो गया ब्यूट। ठीक है, सभी में सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दो, ब्यूटेन। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया बेटा? इसका IUPAC नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, और जो रहा CH3 और COOH, तो इसमें बेटा देखो कार्बन काउंट करो कि कार्बन कितने हैं इसमें। ठीक है, देखो 1 और 2, तो 2 के लिए बोलते हैं एथ, तो ये हो गया एथेन। अब बेटा इसको बोलते हैं ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये हो गया, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया। मैंने इसका सोल्यूशन रखा है, नीचे देख लो बेटा, ये सोल्यूशन देखो इसका, ये रहा इसके नीचे सोल्यूशन जो मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, ये सोल्यूशन रहा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडलीव का देखो आवर्त नियम कहा गया है, आधुनिक आवर्त नियम नहीं कहा गया है। जो आधुनिक आवर्त नियम है वो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो मेंडलीव का नियम कहो, मेंडलीव का नियम या मेंडलीव का मूलावर्त नियम, बात एक ही है, ठीक है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव का मूलावर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इतना होता है, इतना सा रूल है इसका। उसका क्या है, इसकी व्याख्या भी कीजिए। तो इसकी व्याख्या हमने अर्थात के नीचे की है बेटा, ठीक है। एक नंबर तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरा नंबर देखो बेटा, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में यदि हम रखते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके जो गुण होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो बेटा इतना ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी मैंने इतना सॉल्व कर दिया है जो इसके सामने किया हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे इसको कंप्लीट किया है देखेंगे। तो बेटा देखो यहाँ से पानी निकल जाएगा, ये रहा, ये इतना निकल जाएगा पानी, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, तो बचा क्या, CH3COO CH3COO C2H5। तो ये एस्टर बन गया और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, ये आती है हर साल, ठीक है। इसको रट्टा मार लेना बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद बेटा यहाँ देखो KBr निकल जाएगा यहाँ से, तो KBr हमने निकाल दिया, बचा C2H5 और C2H5OH। क्लियर समझ में आया इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नोट कर लेना आप लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा है। क्वेश्चन है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। यह नाम की जगह रासायनिक नाम होता, ठीक है। धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए, ऐसा लिखा हुआ होता है, लेकिन खाली नाम लिखा हुआ है। भैया नाम तो दिया ही है, तो भी नाम लिखना क्या है, फिलहाल अब रासायनिक नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा साधारण नाम इनका दिया है धावन सोडा मीठा सोडा। मीठा सोडा का मतलब हो गया खाने वाला सोडा, ठीक है। इनका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, इनका सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक नाम देखो बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी कौन सी होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है बेटा, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे जो आयन्स हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। देखो ये वाला आयन इधर जा रहा है, ये वाला आयन इधर जा रहा है। जब ये इधर जा रहा है, ठीक है, तब ये Cl2 इधर आएगा, Cl2 जैसे इधर आएगा तो बन जाएगा 2NaCl, और SO4 इधर जाएगा तो बन जाएगा VaSO4, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित। तो इसको नोट कर लेना, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है इसको। फिर लिखा है संचारण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बेटा जब भी धातुएं वगैरह होती है ना, ये बारिश में रखी होती हैं या नमी में रखी होती हैं और ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है, तो वे हल्के हल्के ख़राब होने लगती हैं, कार्बन आने लगती है, जंग आने लगती है। तो इस पर घटना को हम संचारण कहते हैं। साइकिल वगैरह नहीं होती हैं हमारी, अगर बाहर खड़ी होती हैं बारिश में और कुछ समय तक खड़ी रहती है, अगर मान लीजिए 8 दिन तक बारिश में खड़ी रहे और उसको वायु भी मिलती रहे, तो क्या है वो उस पर जंग आने लगेगी। तो इस घटना को हम संचारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना आदि, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, याद कर लेना। साबनीकरण क्या है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी बता लिखनी है हम लोगों के लिए। तो देखो भैया होता है बेटा बसा या तेल का फॉर्मूला, ठीक है। ये 2 अंक का है, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे इसके अच्छे से। देखो बेटा ये होता है बसा या तेल का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसकी क्रिया कराते हैं किसी क्षारक से, जैसे हमने NaOH से क्रिया करा दी, तो हमने NaOH के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं तो इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट निकल जाता है, ये कहलाता है साबुन। तो देखो क्रिया का निकला है बेटा C17H35। तो देखो C17H35, ठीक है। और फिर CO एक O और ले लो, ठीक है। एक O और ले लेते हैं, ये वाला भी यहाँ से इतना ले लो, चलो ठीक है। तो COONA, ये हो गया साबुन का सूत्र, ठीक है। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है, तो 3 हो गया ये 3 C17H35 COONA, ये साबुन का सूत्र हो गया। अब ये OH बचा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये ग्लिसरॉल बन जाता है, ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब वसा या तेल की अभिक्रिया NaOH या KOH से कराते हैं तब साबुन बनता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया बेटा आप लोगों के लिए साबुनीकरण क्या चीज़ है। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग।
देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। 3 अंक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है। समूह किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं ना, 18 कॉलम होते हैं, उन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हो तो अथवा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप जो है सभी क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी आप एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं तैयारी। तो सारे क्वेश्चन A to Z तैयार करते हुए अभी हम चलेंगे। तो ये वाले भी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है। पेपर में तो पेपर के हिसाब से ही करना होता है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जैसे रिडॉक्स अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखनी है हमारी, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे कौन सी होती है बेटा? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना इसको। ठीक है। तो यहाँ से क्या है बेटा, जिंक से ऑक्सीजन देखो निकल करके जिंक बना है तो उसको बोलते हैं अपचयन, और यहाँ से कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। आप लोग ऑक्सीकरण जानते ही हैं। देखो बेटा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है तो इसलिए अपचयन कहते हैं। कार्बन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, कार्बन का निकलना अपचयन। ठीक है। तो इसको याद कर लेना, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, बिल्कुल इससे असल कहीं नहीं मिलेगा। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं बेटा? देखो, जब देखो यहाँ सबके क्रियात्मक समूह समान है, देखो सभी में OH 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 सभी में समान है बेटा। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 4 है। तो देखो, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को जब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है बेटा। जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को, देखो ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। यहाँ पे 1 कार्बन का भार है, यहाँ पे 2 कार्बन का भार है, यहाँ 3 कार्बन का भार है, यहाँ 4 कार्बन का भार है। समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो ये एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसको हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, C1H3OH, यहाँ देखो C2 हो गए ना, तो C2H5OH, यहाँ C1 2 3 हो गए तो C3H7OH, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये भी सजातीय श्रेणी सही है। जो बुक्स वगैरह होती हैं बेटा, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है, फिलहाल ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये डेफिनेशन रही, बड़ा सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन में कहा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए बेटा। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा गया है तो इसका मतलब ये है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, ओरिजिनल आवर्त सारणी बताने आपके लिए बताना है, ना कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात नहीं की गई है, यहाँ कही गई है मेंडलीव की आवर्त सारणी अर्थात मूल आवर्त सारणी की। ठीक है। तो जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी बेटा, वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे बनाई गई थी। ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया है। और दूसरी बात है, इस आवर्त सारणी में 8 कॉलम होते हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, जबकि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 कॉलम होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं? इसमें है 8 कॉलम। ठीक है। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। आधुनिक में भी 7 होती हैं, इसमें भी 7 पंक्तियां ही होती हैं। इस आवर्त सारणी में एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। ये बात तो सही है, ये आधुनिक में भी होते हैं, ये मूल में भी होते हैं। ठीक है। तो आधुनिक मूल के लगभग एक जैसे ही गुण हैं, खाली यहाँ पहला और दूसरा गुण पर थोड़ा फोकस कर लेना है आप लोगों को। ठीक है। तो इस प्रकार ये पेपर कंप्लीट होता है बेटा, इस तरीके से ये। और पेपर अच्छा लगा हो, समझाया हुआ मेरा समझ में आया हो तो बेटा वीडियो कर दीजिए लाइक, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए, क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइड 2 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।